आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 12 इतिहास का चौथा अध्याय लेकर आया हूँ। यह चैप्टर 4 है, विचार, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर का नाम है। हम इस चैप्टर में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक में इनकी क्या भूमिकाएं थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस दौरान जो घटनाएं घटित हुई उनमें महान विभूतियों के विचार कैसे थे, हाँ, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का अपने धर्म के प्रति विश्वास कैसा था, और इमारतें इमारतें इतिहास के स्रोत का एक प्रमुख भाग है। हमें जानकारी उपलब्ध कराती हैं। बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो विभिन्न कालखंडों की जानकारियां हमें इमारतों से ही मिलती हैं। आज हम कक्षा 12 इतिहास का चौथे चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले दो अध्यायों में भी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के इतिहास को जानने का प्रयास किया। पहले अध्याय में हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरह से भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई, किस तरह से विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ, महाजनपदों तथा राज्यों का निर्माण हुआ, राजा कैसे शक्तिशाली हुए। इन सब महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम पिछले चैप्टर में चर्चा किए थे। उसके चैप्टर तीसरे में हमने समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किए थे। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग चैप्टर का नाम था। उनकी समाज में क्या भूमिकाएं थी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, हमने उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा किया। उम्मीद है कि आप लोग उन वीडियो को देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए उसे देखना जरूरी है। तो चलिए हम विचार, विश्वास और इमारतें शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो विभिन्न विचारक हैं, जो विद्वान हैं, वे अपने विचारों को ग्रंथों के माध्यम से मौखिक तथा लिखित परंपराओं में संग्रहित करते हैं। मौखिक तथा लिखित परंपराओं में संग्रहित करते हैं। जैसे कि कौन विद्वान ने कौन से विचार दिए हैं, हम उनकी जानकारी तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उनका कोई लिखित दस्तावेज हो। तो अपने विचार को वे मौखिक तथा लिखित रूप में संग्रहित करते थे। परंतु 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक जो उनके विचार थे वे स्थापत्य के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। वह स्थापत्य के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि आपके चैप्टर का यह पहला ही भाग है कि महान दार्शनिकों ने अपने विचार मौखिक तथा लिखित परंपराओं में संग्रहित किए और उन्हें स्थापत्य तथा मूर्तिकला के माध्यम से अभिव्यक्त किए।
पूछा जाए प्रश्न कि महान दार्शनिकों ने अपने विचारों को किस तरह से अभिव्यक्त किए, तो महान दार्शनिकों ने अपने विचार पहले तो मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित किए, क्योंकि जब तक अपने विचारों को लिखित रूप में संग्रहित नहीं करेंगे तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि उनके क्या विचार थे। तो महान दार्शनिकों ने अपने विचार मौखिक तथा लिखित परंपराओं में संग्रहित किए, उसके बाद उन्हें स्थापत्य तथा मूर्ति कला के माध्यम से व्यक्त किए। जैसा कि हम जानते हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच भारत में विभिन्न धार्मिक बदलाव भी हुए थे। धार्मिक बदलाव के अगर दृष्टि से देखा जाए तो 600 ईसा पूर्व से ही भारत में दो नए धर्म का उदय हुआ था। भारत में दो नए धर्म का उदय हुआ था। उसके बाद भारत में एक और धर्म का उदय हुआ। तो इस तरह से प्राचीन काल में अगर देखें तो चार प्रमुख धर्म थे। प्राचीन काल में चार प्रमुख धर्म थे। क्यों? क्योंकि छठी सदी ईसा पूर्व से ही भारत में संप्रदायों का भी उदय होना प्रारंभ हो गया। भारतीय इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो छठी सदी ईसा पूर्व एक बदलाव का युग था, एक बदलाव का समय था। क्यों? क्योंकि उस दौरान भारत में विभिन्न राज्यों का उदय हुआ, विभिन्न राज्यों की स्थापना हुई, राजवंशों का उदय हुआ। और उसके बाद समाज में काफी परिवर्तन देखने को मिला। खेती जो पहले प्रचुर मात्रा में की जाती थी, बहुत कम लोग करते थे, उसका विस्तार हुआ। समाज में काफी परिवर्तन देखने को मिला। और इसी दौरान छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान ही भारत में कई संप्रदायों का भी जन्म हुआ। वे संप्रदाय कौन कौन से हैं तो उसे आप लिख लीजिए कि छठी सदी ईसा पूर्व से भारत में विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। अगर आप इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब लिखते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि छठी सदी ईसा पूर्व से भारत में विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ, तो वे संप्रदाय कौन कौन से थे? प्रश्न इसको लिख लीजिए कि भारत में छठी सदी ईसा पूर्व में विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ, वे संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो उत्तर में लिखिए कि भारत में छठी सदी ईसा पूर्व में छठी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी ईस्वी के बीच विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। वे संप्रदाय कौन कौन से हैं? जन्म हुआ। वे संप्रदाय कौन कौन से थे? सबसे पहले जैन था। उसके बाद बौद्ध था। और उसके बाद शैव था। ठीक है। अगर इस तरह से देखा जाए तो प्राचीन भारत में, आगे लिख लीजिएगा कि प्राचीन भारत में वैदिक, जैन, बौद्ध और शैव के रूप में चार मत थे। या
चार धर्म थे के रूप में, चार संप्रदाय थे या चार मत थे, सब एक ही है, चार मत थे। धर्म नहीं कह सकते क्योंकि धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी तो सभी संप्रदाय और मत ही है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में वैदिक, जैन, बौद्ध और शैव के रूप में चार मत थे। ठीक है, भारत में जैसा कि हमने बताया कि छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर छठी सदी ईस्वी तक का जो समय था वह भारत में परिवर्तन का समय था। वह ऐसा परिवर्तन का समय था कि उसी समय भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की भी शुरुआत हुई, महाजनपदों का निर्माण हुआ, राज्यों का निर्माण हुआ, राजवंशों का उदय हुआ। हाँ, उसके बाद समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हुए, कृषि का विस्तार हुआ। और उसके बाद हम अगर धर्म की दृष्टि से देखें, धार्मिक स्वभाव जिसे हम विश्वास कह रहे हैं, कि विभिन्न धार्मिक विश्वासों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में छठी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी ईस्वी के बीच विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। वे संप्रदाय कौन से थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। उसके पहले वैदिक धर्म पहले से ही था। वैदिक धर्म का उदय, वैदिक धर्म को हम वैष्णव धर्म के रूप में भी जानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? आज से 53-5400 वर्ष पहले हुआ था। तो वैदिक धर्म पहले था, उसके बाद फिर जैन धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया और फिर शैव के रूप में। हालांकि यह चारों सनातन धर्म के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आज चूंकि यह कक्षा 12 इतिहास चैप्टर 4 का आज पहला पार्ट है और इस पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे और स्तूप पर चर्चा करेंगे। स्तूप आपके चैप्टर में दिया है, स्तूपों की क्या भूमिका है इतिहास की दृष्टि से या विभिन्न धार्मिक विश्वासों की दृष्टि से, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां से अगर कोई भी डाउट होगा तो प्रश्न जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम बता देते हैं कि आपके प्रवर्तक भी, चूंकि किताब में है नहीं, लिख लीजिए फिर भी, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे वासुदेव श्री कृष्ण। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक या जैन मत के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। आप इसे नोट कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि आपकी किताब में दिया नहीं है फिर भी। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। और एक यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। और शैव धर्म के प्रवर्तक लकुलिस थे। इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो शैव धर्म के प्रवर्तक लकुलिस थे, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव श्री कृष्ण थे, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। इतना पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। यहां से अगर कोई प्रश्न छूट रहा है तो उसको विषय में आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखा करिए, मैं वहीं पर इसका उत्तर दे दूंगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे स्तूप। क्योंकि आपके इस चैप्टर में 2 स्तूपों के विषय में चर्चा किया है
और उन्हीं दोनों स्तूपों के विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में करेंगे, ताकि अगर आपसे घुमा फिरा कर थोड़ा सा आपके टॉपिक से बाहर भी अगर प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकें। ठीक है, तो चलिए हम स्तूपों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्तूप क्या है। प्रश्न लिख लीजिए कि स्तूप क्या है। स्तूप, तो स्तूप देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर है। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ मिट्टी का ढेर है। हमें स्तूप के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिली है, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जहां अग्नि के लपटों को स्तूप कहा गया है। ये तो स्तूप का परिभाषा हो गया। हमें स्तूप के विषय में जानकारी कहां से मिली? ऋग्वेद से मिली। लेकिन वर्तमान समय में जो स्तूप हैं, स्तूपों का अगर निर्माण की परंपरा हम देखें तो महान सम्राट अशोक ने शुरू किया था, और परंतु आगे लिख लीजिए कि अभी के समय में उपलब्ध स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित परंतु अभी के समय में उपलब्ध स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियों का स्रोत है। ठीक है, इतना क्लियर है स्तूप क्या है और अभी के समय में जो स्तूप है हमें यह किस तरह की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसी में अगर आप आगे लिखना चाहें तो अपने समझ की दृष्टि से अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि स्तूपों की परंपरा की शुरुआत महान सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हम लिख भी देते हैं कि स्तूपों के निर्माण परंपरा की शुरुआत महान सम्राट अशोक ने किया था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि स्तूपों के निर्माण परंपरा की शुरुआत महान सम्राट अशोक ने किया था? क्योंकि सबसे प्राचीन जो स्तूप है वह सांची का स्तूप है, और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। यहां से अगर कोई दिक्कत होगा, कोई भी प्रश्न में कुछ भी डाउट होगा तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वहीं पर उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है,
भी जाना कि स्तूप क्या है। तो स्तूप जिसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का ढेर ना, टीला भी कहते हैं, नहीं टीला अलग चीज हो जाएगा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का ढेर। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है जहां अग्नि के लपटों को स्तूप कहा गया है। ठीक है, परंतु अभी के समय में उपलब्ध स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियों का स्रोत है। स्तूपों के निर्माण परंपरा की शुरुआत महान सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 से 3 प्रश्न बहुविकल्पी में मिल रहे हैं। बहुविकल्पी के 2 से 3 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। पहला, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है, 4 विकल्प दे दिए हैं और उन चारों विकल्पों में मिट्टी का ढेर भी रहेगा, तो आपका यही विकल्प सही होगा। उसके बाद सर्वप्रथम स्तूपों के विषय में जानकारी कहां से मिली, या सर्वप्रथम किस ग्रंथ में, किस पुस्तक में स्तूप का उल्लेख किया गया है, तो उत्तर होगा ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि के लपटों को कहा गया है। इस तरह के भी प्रश्न पूछ लेता है कि अग्नि के लपटों को ऋग्वेद में कहा गया है, क्या कहा गया है, स्तूप कहा गया है। ठीक है, परंतु अभी के समय में उपलब्ध स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियों का स्रोत है। स्तूपों के निर्माण परंपरा की शुरुआत किसने किया था, महान सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे हम चर्चा करेंगे सांची के स्तूप। सांची का स्तूप भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है और जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। और सांची के स्तूप से हमें बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, सांची के स्तूप पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सांची का स्तूप। देखिए यहां से सांची का स्तूप से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आपके बोर्ड परीक्षाओं की अगर दृष्टि से देखा जाए तो वहां भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं सांची के स्तूप के जितने भी पॉइंट्स लिखूंगा वे सभी पॉइंट्स किसी न किसी प्रश्न के उत्तर होंगे। पहला पॉइंट है सांची का स्तूप, यह प्रश्न है सांची का स्तूप कहां पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलिए दूसरा पॉइंट, यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम सांची के स्तूप का दर्शन करना, अगर हम सांची के स्तूप की तरफ जाना चाहते हैं, हाँ वहां का भ्रमण करना चाहते हैं, तो उसका नजदीकी स्टेशन कौन सा है, तो लिख लीजिए इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन भोपाल है। ठीक है, भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। वहां से आप बस से या निजी साधनों के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन भोपाल है। अब अगला प्रश्न, इसका प्राचीन नाम क्या था, क्योंकि समय के अनुसार विभिन्न स्थानों के नाम बदलते गए,
तो हम सांची के स्तूप का प्राचीन नाम क्या था? हाँ, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका प्राचीन नाम अगर आप चाहें तो प्रश्न अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न बोल भी रहे हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम काकनाद बोध था। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? काकनाद बोध। इसका निर्माण किसने करवाया था? अगला प्रश्न। तो इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। उसके आगे फिर और भी है, उसे हम लिखते हैं। ठीक है, हमने बताया कि सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम सांची के स्तूप तक भ्रमण करना चाहते हैं तो उसका नजदीकी रेलवे स्टेशन क्या है? तो उसका नजदीकी रेलवे स्टेशन भोपाल है। सांची के स्तूप का प्राचीन नाम क्या था, यह पूछा जाता है। तो यह काकनाद बोध था। इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। जितने भी पॉइंट्स हैं सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से नोट करिए। अब आगे देखिए, जैसे हमने अभी बताया कि स्तूपों, जो इतिहास में जिस स्तूप की चर्चा होती है उन स्तूपों से हमें बौद्ध धर्म की जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, तो सांची के स्तूप से बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन सी जानकारियां मिली हैं, इसके विषय में लिख लेते हैं। आगे लिखिए, यहां से हाँ लिख लीजिए कि यहां से जातक कथाएं कितनी थी? यह प्रश्न पूछा जाता है। मैं कोष्टक में लिख देता हूं, जातक कथाओं 547 जातक कथाएं थी की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें दो प्रश्न हो गए। पहला, जातक कथाओं की जानकारी कहां से मिलती है? सांची के स्तूप से। जातक कथाएं कितनी हैं? तो जातक कथाएं 547 हैं। उसके बाद यहां से हमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में भेजे गए प्रचारकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रचारकों की जानकारी मिलती है। यहां से
हमें जातक कथाओं की जानकारी मिलती है। यहाँ से अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में भेजे गए प्रचारकों की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिए। में लिख लीजिए, इसमें महात्मा बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि यहाँ से हमें किस तरह की जानकारियां मिलती हैं, तो उसमें यहाँ से हमें जातक कथाओं की जानकारी मिलती है। यहाँ से अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में भेजे गए प्रचारकों की जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर प्रश्न पूछ लिया कि किस स्तूप में महात्मा बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, तो किस स्तूप में महात्मा बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, तो सांची के स्तूप में। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को भी अगर आप चाहें तो पृथक पृथक रूप में लिख सकते हैं और उसका उत्तर भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, और चाहे तो एक साथ लिख लीजिए। उसके बाद चूंकि अब आप लोग इंटर में हैं तो प्रश्न उत्तर अलग अलग से नहीं लिखाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न खुद ही बनाना पड़ता है, और जब तक आप प्रश्न खुद नहीं बनाएंगे तो आप बेकार हैं। आप कभी भी समग्र जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए प्रश्न खुद बनाना सीखिए, उत्तर भी इन्हीं में से ढूंढना सीखिए। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ इसके 2-3 पॉइंट और हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अमरावती के स्तूप पर चर्चा करेंगे और फिर आज का क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हमारे जहन में एक प्रश्न आ रहा है कि सांची के स्तूप की खोज किसने की थी। निर्माण तो सम्राट अशोक ने करवाया था, ये तो क्लियर है, लेकिन इसकी खोज किसने की थी। हाँ, तो अब अलग से ही लिख लीजिए, हेडिंग में क्या अलग से प्रश्न बनाकर लिख लीजिए कि सांची के स्तूप की खोज किसने की थी। तो उत्तर में लिखिए, सांची के स्तूप की खोज कब और किसने किया था। तो सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में किया था। ठीक है, हमने अभी जाना कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, परंतु सांची के स्तूप की खोज किसने किया था। तो सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने किया था। कब किया था, 1818 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब हमें अगला जो प्रश्न, सांची के स्तूपों को संरक्षण किसने दिया। प्राचीन काल में तो मौर्य राजवंशों ने संरक्षण दिया। हाँ, उसके बाद शुंग वंश के जो शुंग वंश के जो प्रथम राजा थे पुष्यमित्र शुंग राजवंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, उनको बौद्धों का शत्रु कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भी सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची के स्तूप में काफी काम करवाए थे। उसके बाद हमें आधुनिक समय में आजादी के
कुछ समय पहले ब्रिटिश काल में अगर देखा जाए तो सांची के स्तूप को संरक्षण किसने दिया था? तो अगर प्रश्न पूछ लेगा यहाँ से, चूंकि आयोग या बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न बनाते हैं वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश काल में सांची के स्तूप को किसने संरक्षण दिया था। अगर चाहें तो प्रश्न लिख लीजिए। तो उत्तर में लिखिए, ब्रिटिश काल के दौरान सांची के स्तूप को शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने दिया था। सुल्तान जहां बेगम ने संरक्षण दिया था। ठीक है, इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इतना प्रश्न को आप लोग अपने माइंड में तैयार कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अलग इसके अलावा कहीं से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इतना प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश काल के दौरान सांची के स्तूप को किसने संरक्षण दिया था? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने दिया था। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम अमरावती के स्तूप पर चर्चा करेंगे। चलिए, अगला स्तूप है अमरावती। अमरावती स्तूप से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके विषय में भी लिख लीजिए। अमरावती स्तूप में लिखिए कि अमरावती स्तूप कहां पर स्थित है। प्रश्न देखिए, अमरावती स्तूप कहां पर स्थित है? तो उत्तर में लिखिए, अमरावती स्तूप गुंटूर में स्थित है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? अगला प्रश्न, तो इसका उत्तर होगा यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? अगला प्रश्न, तो इसका प्राचीन नाम धान्य कटक था। धान्य कटक था। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सातवाहनों ने करवाया था। मौर्योत्तर काल में इसका निर्माण हुआ था। तो सातवाहनों को माना जाता है कि इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण सातवाहनों ने करवाया था। इसका निर्माण सातवाहनों ने करवाया था। अगला प्रश्न, इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज
इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में किया था। ठीक है, इतना पॉइंट है कि अमरावती स्तूप कहां पर स्थित है। तो अमरावती स्तूप गुंटूर में स्थित है। यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसके अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम क्या था? तो अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम धान्य कटक था। अमरावती स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो चूंकि अमरावती स्तूप का निर्माण मौर्योत्तर काल में हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि सातवाहनों ने इसका निर्माण करवाया था। अमरावती स्तूप की खोज किसने किया था? तो अमरावती स्तूप की खोज कर्नल मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में किया था। यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर इसी में दिखाई दे रहा है तो एक पॉइंट और है। ठीक है, एक पॉइंट और है, इसे महाचैत्य भी कहा जाता है। इसे महाचैत्य भी कहा जाता है। आगे एक पॉइंट और है, इसका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। अगर यहां से प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित किस स्तूप का निर्माण सफेद संगमरमर से करवाया गया है, तो उसका उत्तर होगा अमरावती स्तूप। किस स्तूप को महाचैत्य भी कहा जाता है? तो अमरावती स्तूप को। यहां से अगर कोई भी डाउट होगा तो उसे आप जरूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे अब हम जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितने भी हमने प्रश्न या जितने भी तथ्य हमने बताए वे सारे तथ्य समझ में आए होंगे और उसे आप लोगों ने ईमानदारी से नोट भी किया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सांची के स्तूप और अमरावती स्तूप से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके टॉपिक में इनका जिक्र भी है, हालांकि डिटेल में बहुत जिक्र नहीं है। हमने डिटेल में भी जितने भी सांची के स्तूप से अमरावती के स्तूप से प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा किया है। ठीक है, यहां से कोई भी प्रश्न छूटा नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई प्रश्न छूटा है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम वहीं पर उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।